पीआईए के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है और बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद, इससे पहले भी एक कोशिश हो चुकी थी निजकारी की, लेकिन वो निजकारी नहीं, वो महज एक मजाक की हैसियत इख्तियार कर गया था, जहां बेस प्राइस से बहुत जो है नीचे प्राइस कोट किया गया था। लेकिन इस बार आरिफ हबीब कंसोर्शियम जो है उसने पीआईए को एक्वायर कर लिया। 75% इसके हिस्सेस एक्वायर किए, 25% हुकूमत के पास ही रहेंगे। बिल्कुल, और इससे यकीनी तौर पे एक अच्छा पैगाम भी जाएगा। पाकिस्तान एक अच्छा पैगाम लेकर आगे बढ़ रहा है। मुल्क में एक ऐसे इन्वेस्टर मौजूद हैं जो अपने इदारे ख़रीदने के काबिल हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था आरिफ हबीब का, आपको सुनवाते हैं। अच्छा, सर्विसेज भी बेहतर होंगे और सरमायाकारों का जो एतमाद है यकीनी तौर पे फैसल उसमें भी बड़ा इजाफा होगा। और अगर अभी बात की जाए, ये जो कंसोर्शियम है इसमें बड़े इंटरेस्टिंग ग्रुप शामिल हैं। अगर फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें, वो शामिल हैं, सिटी स्कूल है और लेक सिटी जो शामिल है। मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि खाद और तालीम और जो एक कंस्ट्रक्शन होती है, उन्होंने मिल के आपका ये इदारा ख़रीदा है, जो कि एक नई उड़ान भरने के लिए पीआईए तैयार है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके साथ ही आरिफ हबीब ने कल गुफ्तगू करते में मज़ीद ये भी कहा कि जिससे हम दुनिया को ये बताएंगे कि हमारे अपने ऐसे लोग हैं जो पीआईए की साख बहाल कर सकते हैं। क्या कहना था उनका, मज़ीद आपको सुनवाते हैं। तो अब सवालात बहुत सारे हैं जिनको हम आगे चल के उठाएंगे भी, कि जो सबसे ज़्यादा इश्यूज थे पीआईए के, वो सियासी भर्तियां थीं, ओवर स्टाफिंग थी। और ओवर स्टाफिंग भी ऐसे नहीं, बल्कि ना सिर्फ पोलिटिसाइज्ड ओवर स्टाफिंग थी, बल्कि जिसको कहते हैं गैर फाल बहुत सारा आपका स्टाफ था जो कि तरजीह नहीं देता था काम को। हम वो नहीं भूल सकते वो तमाम तर अयाम के जब पीआईए की हड़ताल हुआ करती थी, एयरपोर्ट पे जाम लग जाया करता था, मुलाजमीन की उनकी हड़ताल हुआ करती थी। लेकिन अब हम बहुत आगे आ गए हैं। अब ये ख़रीद हो चुकी है 135 बिलियन की। और देखना ये है कि जो सबसे अहम चीज़ है इसमें यह है गौर के 135 बिलियन का 92.5% इज गोइंग टू गेट री इन्वेस्टेड इन द सेम पीआईए। तो फ्लीट चेंज होगी, एक ओवरलुक चेंज होगा। इस पे हम आगे चल के मजीद भी बात करेंगे। अभी जरा हम अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक उभरता हुआ स्ट्रेटेजिक लीडर करार दिया जो है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नए आलमी तकाज़ों के मुताबिक ढालने में मरकज़ी किरदार यकीनी तौर पर तो अदा करेगा। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान जैसे बासर ममालिक के साथ बैक वक्त ताल्लुकात इस्तवार करके अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस को मज़ीद बढ़ा दिया है। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर रिवायती सिफारती अंदाज को समझते हुए बरवक राब्ते, मोहतात लहजे और शाइस्ता रवैये के जरिए पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाया है। इसी तनाजुर में भारत की सिफारती बेचैनी का जिक्र भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जहां नई आलमी सफबंदी में मौसर हिकमत अमली की कमी नुमाया नजर आती है। तो इस चेंजिंग होराइजन और इस होराइजन के स्ट्रेटेजिक लीडर सैयद आसिम मुनीर, इस पे जरा आप बात कर लेते हैं। बैड मसूद खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ अब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा कल वॉशिंगटन पोस्ट में भी ये चीज़ सामने आई, और अब फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको जो है वो बोल्ड हेडलाइंस के साथ किया है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो लफ्ज़ है स्ट्रेटेजिक लीडर, क्या खस करना चाहिए हमें इससे? हाउ इम्पॉर्टेंट दिस हेडलाइन इज बीन गिवन टू फील्ड मार्शल? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तवातर के साथ पहले वाशिंगटन पोस्ट है, फिर इसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स, और बहुत पुराना अखबार है यूनाइटेड किंगडम का, 1888 से ये अखबार डेली बेसिस पे छप रहा है और इसकी बड़ी वेटेज है। और उन्होंने बेसिकली जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा छापा है तो उसमें उन्होंने एक बड़ा बैकग्राउंड भी दिया है और दुनिया में बताया कि सिस्टम आलमी निज़ाम में तब्दीलियां हो रही है। और उन्होंने कहा अमेरिका जो है वो अभी अपना सुपरवाइजरी रोल से पीछे हट रहा है, खुद बाय डिजाइन वो कर रहा है। और उन्होंने पीछे एक प्रीवियस कोट किया है कि गोर्बाचोव था तो रशिया टूट गया, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है डी क्लर्क, और उनके होते हुए अपार्थाइड वाला कंसेप्ट आ गया था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे बात की कि अब वक्त आ गया है मिडिल पावर्स का, और जो डिसाइड कर रहे हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बन गई, और पाकिस्तान को भी उन्होंने उस मिडिल पावर में डाला है। सो मिडिल पावर का मतलब ये है कि
जो एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी इज राइजिंग इकोनॉमी है और उसके साथ मिलिटरीली पावरफुल है, डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव है, और वो ऐसा मुल्क है जो विच कैन ब्रिज द गैप बिटवीन वेरियस कंट्रीज। तो वो एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी एक ये बन गया है, इस मल्टीपोलर जो है पावर एक बन गया है। और इसके बाद उन्होंने सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज की कि जब उन्होंने सीडीएफ को रेफर किया एज ए मल्टी अलाइनर के तौर पे, तो मल्टी अलाइनर का मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग रिलेशंस विद डिफरेंट पावर्स। और उन्होंने खुद मिसाल भी दी कि अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ है, ईरान के साथ है और सऊदीज के साथ है। इसका मतलब ये है कि मल्टी अलाइनर का मतलब अभी हम ये समझते हैं कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर नेशनल इंटरेस्ट, आप मुल्क के लिए कोई काम करते हैं कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री। आप देखें दैट इज वेरी सिंपल। हम अमेरिका के साथ भी ठीक है, चाइना के साथ भी है, हम उधर से भी वेपन्स भी ले रहे हैं, हम उससे टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं, इसी तरह बाकी ममालिक के साथ है। सो अपने मुल्क का इंटरेस्ट है, सो वी आर नॉट डिपेंडेंट। तो उस तनाजुर में ये बात की। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उन्होंने कहा वो एज ए स्टेट्समैन के तौर पे वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से इंटरेक्शन किया विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की बड़े इम्प्रेस हुए उनसे। और उन्होंने कहा फिर इनके डिप्लोमेसी में वो बिल्कुल नरम रवैया या गुफ्तार, नरम गुफ्तार उन्होंने रेफर किया है। लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि फील्ड मार्शल के बारे में ये मशहूर है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अपने बात से ही मुंह पे कहते हैं। तो इस फैक्टर से वो कहते हैं कि, और फिर वाशिंगटन पोस्ट में अगर आपने देखा तो उन्होंने कहा था मोस्ट डिसेसिव टर्निंग पॉइंट जो था, जो पाकिस्तान यकदम दुनिया के नक्शे पे तेजी से उभरा, दैट वाज दी मार्के हक इन बुनियाद मरसूस। और वो कहते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट में बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये मेंशन किया कि इस जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिलिट्री डिसिप्लिन कॉन्फ्लिक्ट में डिस्प्ले किया, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फोकस जो उनका था, और इसके बाद एसिमेट्रिकल कैपेबिलिटीज जो उन्होंने यूज की, डेट बेसिकली उन्होंने लिखा स्टन प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो उसका मतलब ये होता है कि जब आपकी लीडरशिप मजबूत हो, डिसीजन मेकिंग मजबूत हो, तो वो बहुत फर्क डालते हैं। जिस तरह कल फील्ड मार्शल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गए थे, तो वहां पे उन्होंने यही बात की, बाई डिफिकल्ट टाइम्स में आपने डिसीजन लेना होता है विद क्लैरिटी, वो जाके फैसला कुन साबित होता है। सो पाकिस्तान का जिस तरीके से इमेज डेवलप हुआ है और अब दुनिया मान रही है, और देखें कि दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रम्प है या दूसरे ममालिक है, जिस तरह कहीं भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सीडीएफ जाते हैं, जिस तरह वहाँ से रेस्पेक्ट होती है, पज़ीराई अच्छा, होती है, दैट इज आलमी सतह पे मसूद खान साहब इसको ऑब्वियसली इसको माना भी जा रहा है और मल्टी अलाइनर कहा जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। आज है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इशूज़ जो है उनको जिस प्रोमिनेंट अंदाज में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के विजन ने हैंडल किया है, वो यकीनी तौर पे बड़ा कमेंडेबल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि अभी तो जिस तरीके से एक डिप्लोमेसी की बात है, जिस तरह चला मल्टी अलाइनर था, उन्होंने सबके साथ ताल्लुकात, हम किसी कैम्प में नहीं गए, हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे आगे उन्होंने रखा। तो दैट इज़ वन थिंग जो दुनिया अब मान गई है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री पॉलिसी थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी, और अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं। साउथ एशिया में हम सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं, और वेस्ट एशिया में आप देखें जब सऊदीज के साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और जिस तरीके से अब जो इतलात लीबिया के साथ आ रही हैं, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑफिशियली हम देखेंगे, तो आपका इन्फ्लुएंस देखें, और जिस तरह नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर आपका जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, चाहे फार ईस्ट। अब उसी आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में भी है, फार ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट में है। सो वो कैपेबिलिटीज हमने दिखाई है, और प्रैक्टिकली दुनिया अब मान रही है। दैट्स वाई कि दुनिया में कुछ कहीं भी होता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल।
ब्रिगेडियर साहब, इसमें सिर्फ वो नहीं कहा गया कि द फेस ऑफ स्ट्रेटजी, बल्कि स्टेट्समैनशिप का भी लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप जब एक जंग जीतते हैं तो ऑब्वियसली यू आर ऑन अ हायर मॉरल ग्राउंड, जो कि हमने देखा भी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, बट विनिंग द वॉर आई गेस वाज नॉट इनफ। उस विन को कैपिटलाइज करना, सिफारती तौर पे दुनिया को जाके बता के ये बड़ा अहम था। आफ्टर दैट ईरान का दौरा, CDS का, तुर्की का दौरा और अमेरिका के दोबारा से दौरे, मुतवातर दौरे, फिर देरीना दोस्त मुल्क सऊदी अरब, बरादर मुल्क सऊदी अरब, फिर चाइना। सो सिर्फ एक जंग जीत लेना ही काफ़ी नहीं था, इसको फिर फैलाना और पूरी दुनिया के पास जाके लेके जाना ये इसलिए भी आम है क्योंकि उसके बिल्कुल बाद में आपको याद होगा कि भारत ने भी अपनी सी एक बहुत बड़ी काबीना लाव लश्कर तैयार करके कभी यहाँ कभी वहाँ वो भेज रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। उससे स्टेट्समैनशिप जहाँ पे थी वहीं पे हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब आप राइट साइड पे होते हैं, हक पे होते हैं, सच्चाई पे होते हैं, तो फिर दुनिया भी आपके साथ खड़ी होती है और कन्विंस होती है। और जिस तरीके से देखें, जो पहलगाम 22 अप्रैल का ड्रामा किया, आज तक वो कोई सबूत दे नहीं सके। दैट्स वाई जब उन्होंने 64 बंदूक पे एक लाओ लश्कर कर भेजा, नॉट ए सिंगल कंट्री जिन्होंने इसको एंडोर्स किया। जबकि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन गया, ग्रावल भुट्टो लेके गए और उसमें बड़े अच्छे लोग थे, तो उन्होंने जाके लोगों को दुनिया में कन्विंस करके आए। और इसके अलावा फिर देखें ना कि जब कन्विंस कैसे होते हैं, आप जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आपका साइड ले रहा है और कहता है कि आपने बात मानी है, ये चीज़ें आप कर रहे हैं, तो वो कन्विंस होते हैं। आप अफगानिस्तान के मामले में देख लें कि जिस तरीके से आप डिप्लोमेसी को भी आपने मौका दिया, यूनाइटेड नेशन के चैनल्स को भी आपने यूज़ किया, रीजनल कंट्रीज को भी यूज़ किया, और अभी आपने इसके बाद फिर आपने फिर आर्टिकल 51 के तहत आपने फोर्स भी यूज़ की। अब रिसेंटली आपने उनके डिप्टी हेड ऑफ मिशन को बुला के डिमार्च भी किया। सो यू आर एक्टिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। दैट्स वाई दुनिया आपको मानती है कि आप इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर रहे हैं, इसके बाद आप एक्शन पे जाएंगे। तो वो एक यहाँ पर एक तरफ जिम्मेदारी का भी आप दे रहे हैं, but at the same time you are not compromising on your sovereignty or security of your citizen. That is very important. That is very important obviously. अच्छा मसूद खान साहब, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें हमने देखा कि पिछली हुकूमत में जिस तरह से एक डैमेज पहुंचाया गया फॉरेन पॉलिसी को, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत में और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की क़यादत में उसको जिस तरह से रीस्टोर किया गया है, आज जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं उसका भरपूर एतराफ़ कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि इवन जो वाशिंगटन पोस्ट का जो आर्टिकल था उसमें लिखा, पाकिस्तान के देखें कि पिछले सालों में कोई वहाँ से कोई अंडरस्टैंडिंग हमारी अमेरिका के साथ नहीं बन रही थी और बिल्कुल हमें इग्नोर किया हुआ था। तो उस आर्टिकल में लिखा है, पाकिस्तान फ्रॉम ए पेराया स्टेट नाउ हैज बिकम ए पार्टनर स्टेट। वो इम्पोर्टेंस अभी आप देखें पाकिस्तान की हासिल हुई है। और वो आपकी जब एक तो फिर देखें कि दुनिया में ममालिक जो हैं आपकी हैसियत तब मानते हैं जब आप अपने बलबूते पे खड़े होते हैं और आप अपनी मजबूती दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। और फिर आपने मार्के हक में जिस तरीके से किया इंडिया के साथ, उसके बाद से फिर देखें कि दुनिया ने माना। दैट्स वाई फिर आपकी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, आप जियो पोलिटिकल एक प्लेयर दुनिया में बन गए हैं। सो वो ममालिक तो देयरफॉर देखें कि देयरफॉर मैं कहता हूँ कि लीडरशिप बहुत मैटर करती है, डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करती है, कब और कैसे हमने फैसला करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो ऊंची उड़ान का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।